So very welcome and very good evening, Dr. Ankita. How are you doing? Thank you. I'm fine, sir. How are you? I'm doing good. So अंकिता जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी। मीन्स हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप इंडियन एयरफोर्स, आपके फादर थे इंडियन एयरफोर्स में, तो एक बड़ी ऑल अक्रॉस इंडिया आपने ट्रैवल भी किया हुआ है और चीज़ों को Yes. समझा है काफी क्लोजली। तो कितना डिफिकल्ट रहा एक आर्मी बैकग्राउंड से होने के बाद आयुर्वेदी जैसी एक ट्रेडिशनल फील्ड में जाना? सर देखिए, मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि जैसे कि चीजें शुरू हुई, ठीक है। ऑफ कोर्स एक बच्चे के लिए जो कि एक ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड से आता है, जहाँ उसके फादर और जहाँ उसकी फैमिली रही है, जहाँ उसके फादर उनके साथ नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, जहाँ हमारी एजुकेशन, हमारी जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो मिलना जुलना होता है लोगों से, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड लाइक वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि हम एक जगह पे नहीं रहते, हम अलग अलग जगह पे रहते हैं और वहाँ पे हमारी जो स्टडीज होती हैं वो सब अलग होती हैं। तो इन सारी चीजों के चलते जब मैंने अपनी स्टडी शुरू की, तो इट वाज लाइक वेरी डिफरेंट। मैंने दिल्ली में जो है मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ, और उसके आगे चलते बैंगलोर में जाना, जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग हुई, और उसके बाद चेन्नई, जोधपुर, बहुत सारी जगहें ऐसी थी। तो वहीं से चेन्नई में मेरी जो एजुकेशन है वो आयुर्वेद में शुरू हुई। आयुर्वेद का जो हमारा 5.5 years का कोर्स होता है, वहाँ पे हमारी चीजें शुरू हुई। और उसी प्रकार से आयुर्वेद का कैसे मतलब जाना, एक यंगस्टर के लिए आयुर्वेद की फील्ड में जाना इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि आजकल जनरेशन जो है दे आर गेटिंग मोर वेस्टर्नाइज। लेकिन आयुर्वेद जो कि एंशियंट साइंस है, वहां पे जाके उन सारी चीजों को वापस लेके आना, उनको समझना इज अगेन वेरी डिफरेंट। तो वेरी ट्रू। एंड कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोजर आपको मिला, मीन्स यू हैव बीन टू चेन्नई एंड वहां पे आपने सोचा कि आपको ये आयुर्वेद की तरफ जाना है, राइट? सो जब आप केवीज में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सिमिलर स्टेटस ऑफ स्कूल, तो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ लोग जा रहे होते हैं, तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको जो वो एक एक अट्रैक्शन होता है कि एक ग्लॉसी या ग्लिमरी फील्ड में जाने से हट के मुझे बीइंग अ यंगस्टर आप इस फील्ड में जा रहे हो, तो ये इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? व्हाट वाज दैट पॉइंट? सर देखिए, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से थी मैं, केंद्रीय विद्यालय में स्टडीज हुई, डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय में हुई। आपको जगह जगह के लोग मिलते हैं और जगह जगह का एक्सपीरियंस होता है आपका। तो उसमें जब मैं चेन्नई में थी केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पे क्योंकि चेन्नई था आपको, तो कल्चरल बैकग्राउंड और सारी कुछ चीजें हमारी बहुत ट्रेडिशनल थी। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि आपका जो चेन्नई में और साउथ में जो बॉन्ड आप अगर हैं वहाँ पे या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो द वे ऑफ एजुकेशन एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। तो वहाँ पे दो मेरे जितने भी मेरे क्लासमेट थे, दे वर लाइक, हमें जैसे ही 12th खत्म करनी है, वी हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग, या फिर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जाना है, या इफ दे वर रिलेटेड टू साइंस, के लिए बायोलॉजी और समथिंग लाइक दैट, तो हमें एमबीबीएस में जाना है। एंड देयर वाज नथिंग एज सच कॉल्ड एज बीएमएस, या ऐसा आयुर्वेद से या होम्योपैथी से या नेचुरोपैथी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो हुआ ये कि मैं कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड सर्कल से, मेरे फादर क्योंकि एयरफोर्स में थे, तो बहुत सारे लोगों से एक्सपोजर होना कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देन केम द डे कि वहां पे जाके मुझे आयुर्वेद के बारे में पता चला। तो इट वाज वेरी डिफरेंट, कि जहाँ एक पूरा आप देखेंगे कि एक पूरी होड़ लगी हुई है मॉडर्न चीजों को अपनाने की, या मॉडर्न साइंस में जाने की, या इंजीनियरिंग करनी है, या बाहर आपको जाके स्टडीज करनी है, तो क्यों एक जो स्टूडेंट है वो आयुर्वेद की तरफ जाएगा, जो कि एंशियंट साइंस है, बहुत ज्यादा नोन नहीं है आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी। तब अगर आप बात करें 12th में या 11th में, इट वाज लाइक आयुर्वेद सिर्फ इतना था कि या तो हमें पता होता था कि घर में कोई पुड़िया लेके आ रहे हैं, चूरन लेके आ रहे हैं, या काढ़ा बना के दे रहे हैं, या फिर कहीं रोड साइड में कोई बैठा है जो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दे रहा है, जो कि आपको सही करेंगी नहीं करेंगी, अगेन दैट वाज अ क्वेश्चन। तो जब मेरे को पता चला आयुर्वेद के बारे में, तो ऑफकोर्स आई वांटेड टू नो कि क्या है, कैसे है। तो आई वेंट, एंड वहां जाके जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारा, कि आपका एंट्रेंस होगा, सब कुछ हुआ। और व्हेन आई वेंट टू द फर्स्ट क्लास, तो वो बहुत जैसे बाकी बच्चों की होती है, इट वाजंट लाइक दैट कि आपने एडमिशन लिया एंड यू आर इनटू क्लासेस, ऐसा नहीं था। पहली जब हमारी क्लास शुरू हुई, मैं बताना चाहूंगी कि मैं चेन्नई में बहुत ही नोन कॉलेज श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदा कॉलेज से बिलोंग करती हूँ।
तो वहां जब हमारी पहली क्लासेस हुई तो इट वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी कि हम लोग ठीक है घर में जाते हैं तो कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, हम पूजा करके जाएंगे, सब करके जाएंगे, लेकिन कॉलेज में कौन पूजा करता है, ये सब चीजें तो कभी सुनी नहीं थी। तो राइट। जब मैंने पहला दिन कॉलेज में लिया तो वहां पे पता चला कि हवन हो रहा है, हवन से सारी चीजें शुरू हो रही हैं। तो सोचा मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज में किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हवन हो रहा है। तो तब जाके पता चला कि आयुर्वेद में जब आप एंटर कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि गुरुकुल सिस्टम होते थे पहले। तो गुरुकुल राइट। सिस्टम में ये होता था कि आपके हमेशा शिष्योपनियम, मतलब शिष्यों को चुना जाता था, उनको वो ओके। एजुकेशन वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उनका बिल्कुल। पहले एक काइंड ऑफ एग्जाम होता होगा या जानते होंगे, उसके बेसिस पे उनको जो है वहां से उठाया जाता था कि आप ठीक है कि आप यू आर गुड फॉर स्टडीज एंड देन वी विल टेक यू। तो वैसा ही था कि शिष्योपनियम होता है, हवन होता है, शिष्योपनियम करने के बाद आपको जो है फर्स्ट क्लास आपकी शुरू की जाती है। तो उस क्लास में पहले जो है आपको जब हमें एंटर किया हम लोगों ने, तो हमारे संस्कृत के सर थे, तो ही सेड कि देखिए आप जब चीजें शुरू कर रहे हैं तो इट इज नॉट दैट कि आपने ही चीज को चुना है या आपने आयुर्वेद को चुना है। हमेशा आपको ये कहा जाता है कि यू आर चूजन अमंग द पीपल, कि आयुर्वेद ने आपको चुना है। आप ऐसी एंटिटी नहीं है, आप ऐसे नहीं है कि आप जाके आयुर्वेद को चुन रहे हैं। आयुर्वेद आपको सिलेक्ट करता है कि यू शुड नो अबाउट दिस साइंस एंड यू शुड स्प्रेड द अवेयरनेस। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है दैट इज वेरी डिफरेंट। सो दिस तो इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि अभी आपने बताई कि आयुर्वेद आपको चूज करता है, मींस दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम चूजेस द प्यूपिल, मींस हम्म स्टूडेंट को अपने आप चूज करते हैं। तो ये मतलब कैसे आपको हाँ, पता चला? हाँ, हम कहते हैं ना सर कि हम कहते हैं कि नहीं देखिए लाइफ में हम ये चीज चूज कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें जो हैं आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक प्लान्ड आउट होती हैं, ठीक है। हम्म। और अगर आप आयुर्वेद में चुने जा रहे हैं, आयुर्वेद बेसिकली हमारा, हमारे चार वेद होते हैं सर, आपने शायद हम्म। सुना होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। मोस्टली हमारे जो इंडियंस हैं वो सारे जानते हैं कि चार वेद जो होते हैं वो बेसिकली हर चीज की उत्पत्ति के लिए कहे जाते हैं। तो हम्म। आयुर्वेद जो है वो हमारे अथर्ववेद का उपवेद है। उपवेद अर्थात अथर्ववेद की एक ब्रांच है आयुर्वेद, ठीक है। हम्म। तो वो आयुर्वेद जो है उसको पढ़ने के लिए इट इज नॉट दैट कि ये प्रसाद है कि सब में बांटा जाए। क्यों ऐसा होता है कि सिलेक्टेड लोग ही उस जगह पे पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी, ये बहुत स्ट्रेंज भी था एंड साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी था कि कैसे आप, हम सोचते हैं कि नहीं हमने चूज कर लिया, इट इज डन, इट इज नॉट दैट वे। हमेशा आप चीजों को नहीं चूज करते हैं, कभी कभी चीजें भी आपको चूज करती हैं, या वो यूनिवर्स जो है वो आपको वो चीजें लाके आपको देती है। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर अंकिता। तो डॉक्टर अंकिता, इसमें मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है कि जैसे कि आपने बताया कि एक टिपिकल गुरुकुल सिस्टम के तहत ये चीज चलती है, एंड इवन योर टीचर्स, राइट, एक जो ट्रेडिशनल हमारा असेसमेंट सिस्टम, मार्क सिस्टम, ये नहीं होता है। तो इसी के हम्म, साथ में जो आपने वेदों की बात भी करी, तो हमने यूजुअली सुना है कि इसके हाथ में शफा होती है, या किसी का हाथ बड़ा अच्छा होता है, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, किसी चीजें बिगड़ जाती हैं, जो भी वैसा वैसा, राइट। तो ये हम्म। किस हद तक सही है? ये बात सही है सर, देखिए बहुत सारी चीजें डिपेंड भी करती है। देखिए हम जब मेडिसिन देते हैं, ये चीज कहने के लिए होती है, मैं पर्सनली ये चीज फॉलो करती हूँ। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, मैं हम्म। अगेन किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, किसी पर्टिकुलर पैथी को या किसी साइंस को मैं, क्योंकि साइंस ऐसी चीज है सर जो कि हम सब सीखते हैं एंड इट इज नॉट लाइक एक पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए, किसी के लिए है। तो होता क्या है कि जब भी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम, हमारे जो इष्ट हैं धन्वंतरी भगवान है, ठीक है, उनको हम लोग याद करके फिर दवाई किसी पेशेंट को दें। मैं पर्सनली अगर किसी को दवाई देती हूँ, मैं उनको स्पेशली बोलती हूँ कि देखिए वेन एवर यू स्टार्टिंग द थिंग्स, वेन एवर यू स्टार्टिंग द मेडिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो सोच है कि मुझे ठीक होना है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो वो जो चीजें हैं, जो हेल्थ है, वो सारी आपकी थिंकिंग से बहुत ज्यादा मैटर करती हैं।
तो कहीं ना कहीं आप इस बात पे भी प्रूव करना चाह रहे हैं, या कह लीजिए कि आप भी उसी बात को एडवोकेट कर रहे हैं जिसके बारे में वेस्टर्न सोसाइटी अभी बात करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को आप बना के रखिए अलोंग विद दी मेडिसिन, या जिसको ट्रू। हम भी अपने एल्डर्स से कहीं ना कहीं सुनते हुए आए थे कि भाई आधी चीजें आप, या आधी बीमारियां आपके दिमाग की उपज होती है, दिमाग राइट? जी। तो जी। जी। एंड हमने देखा भी है कहीं ना कहीं कि जैसे दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक होता है कि जिनके पास आप जाओ, दे डोंट इवन टच यू, दे डोंट इवन पुट गिव अटेंशन टू यू, और उसके बाद वो हाँ ठीक है ये लीजिए खा लीजिए and हो जाएगा। दूसरे होते हैं हम्म। हु जस्ट लिसन टू यू एंड दे जस्ट अरे कुछ नहीं है, आप नॉर्मल ये मेडिसिन लीजिए एंड यू विल बी फाइन, कुछ भी नहीं हुआ है, आराम से मस्त खाओ पियो आप। उनके जो वो वर्ड्स होते हैं वो इतने एम्पावरिंग होते हैं कि आदमी की तबीयत अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। भले ही कोरोना जैसी इलनेस भी अगर किसी को हो रही है तो एटलीस्ट वो काम डाउन हो जाते हैं उस टाइम पे। सो डॉक्टर्स की हम्म। भी कहीं ना कहीं उतनी इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों में। ऑफकोर्स सर, देखिए कि हम जब मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन देना हमारा सिर्फ अकेला काम नहीं होता है। हम्म। अगर हम किसी को सर देखिए, हमारे पास जब कोई आता है ना, अगर वो बीमारी लेके आता है, द वे आई एम प्रैक्टिसिंग एंड द वे आई हम्म। एम ज्वाइन टू माई सीनियर डॉक्टर्स, माई जूनियर डॉक्टर्स, सबके साथ हमारी कोशिश क्या रहती है सर? देखिए, जब भी कोई बीमारी हमारे पास लेके आता है तो वो ऑलरेडी एक अंधेरे में होता है। जी वो एक ऐसी जगह में होता है कि जहाँ उसे अच्छे का बुरे का किसी भी चीज की समझ नहीं होती है। तो अकेली मेडिसिन वहां पे काम कर जाएगी कि आप मेडिसिन दीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उस पेशेंट को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से उस सिचुएशन को खींचना पड़ता है, कि उसको निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा ना कि बहुत बार जो एक इंसान है वो कीचड़ में फंस गया या दलदल में फंस गया, तो एक जी। पेशेंट की भी जो हालत होती है जब वो हमारे पास आते हैं, तो वो इसी प्रकार होती है। तो क्या हम उसको सिर्फ एक सहारा दिखा के कि हमारे पास रस्सी है, आप बाहर निकल आओगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। हमें उसके पास वो रस्सी फेंकनी पड़ेगी और उसको वहां से खींचना पड़ेगा। ठीक है? तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, वो एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक वो पेशेंट उस चीज से बाहर नहीं आएगा। और वो अकेली मेडिसिन नहीं, वो हमारे वर्ड्स। ठीक है? आयुर्वेद में आपको बताना चाहूंगी, एक ऐसी साइंस है जो मेयरली मेडिसिन पे अकेली डिपेंड नहीं करती है। अकेली मेडिसिन, ये नहीं है कि हम्म। मेडिसिन ही काम कर देंगी। आयुर्वेद इज अ साइंस विच इज एक्चुअली द वे ऑफ लिविंग, कि आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना, आपका आहार विहार सब सब जो है वो उसी प्रकार होना चाहिए। और इसी चीज के चलते कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप किस प्रकार से खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद जो है वो अकेला ट्रीटमेंट सिर्फ आपकी बॉडी का नहीं है। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। वेरी नाइस। सो डॉक्टर अंकिता, इसमें मुझे आपसे ये पूछना है कि मीन्स यूजली जो क्राउडेड या कह लीजिए मासेस में जो एक मिसकंसेप्शन कह लीजिए, या जो एक भ्रांति है, वो ये है कि भाई जब भी किसी को होता है, कुछ भी पेन होता है, मीन सपोज मैं ही हूँ, अगर मुझे आज हेडेक हो रहा है, सो आई विल गो रन टुवर्ड द मेडिकल स्टोर एंड डिस्प्रिन लेकर आ जाऊंगा, मैं खा लूंगा, राइट? एंड उस टाइम पे मेरा सही हो गया एंड आई विल फॉरगेट अबाउट इट, मैं भूल जाऊंगा उसके बारे में फिर कि कैसे करना है। और आयुर्वेदिक की जब हम बात करते हैं ऐसे किसी क्योर में, मींस इमरजेंसी क्योर में, तो वहां पे हम कहते हैं अरे नहीं नहीं इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और ये चीजें पता नहीं कब सही होंगी, एंड इसमें हम इतना जो स्ट्रिक्ट इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे आपने बताया कि तीनों चीजें चाहिए, आहार व्यवहार एंड माइंड बॉडी सोल, तो वो सारी चीजों पे पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज पे कैसे लोग काम करें, या इस चीज को आप कैसे बताना चाहेंगे एक क्राउड को या मासेस को कि ये चीज उतनी भी टफ नहीं है जितनी लगती है कि। सर, इस चीज में बताना चाहूंगी कि एक जो रोल होता है वो अकेले पेशेंट का या अकेले डॉक्टर का नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों साथ में चलें। यू गेटिंग इट? कि हम्म। मैं आपको एक चीज लिख दूं कि सर आप दही नहीं खा सकते हैं, आप चावल नहीं खा सकते हैं, आप ये चीज नहीं खा सकते हैं। आप पहली बार तो मेरे पास आएंगे कि हाँ डॉक्टर ने बोला, चलो मैं करके देखता हूँ। लेकिन इफ यू वेरी फॉन्ड ऑफ राइस, इफ यू वेरी फॉन्ड ऑफ कर्ड, तो क्या आप दूसरी बार मेरे पास आएंगे इन चीजों को लेके? नहीं। अगर आपको मना कर दिया एक बार, क्या दूसरी बार आप मेरे पास आएंगे? नहीं आएंगे। तो मेन चीज ये होती है कि एक हो गया आपका मना करना, कि आपने मना कर दिया कि ठीक है ये चीजें नहीं खानी है, ये चीजें ऐसे नहीं लेनी है। दूसरी चीज होती है आपकी मना करने के पीछे का कारण क्या है। हम्म। आपको जब भी बिल्कुल। पेशेंट आपके पास आता है,
तो आपको पेशेंट को मेडिसिन या खाना नहीं खाना, या ये आपने खाना है, ये आपने नहीं फॉलो करना है, इन चीजों के पीछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट को एजुकेट करना, कि आप क्यों नहीं लेंगे इस चीज को। आप अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इसके साथ क्यों नहीं खाएंगे। तो अगर कोई बच्चा भी आपने देखा होगा ना, वो बहुत जिद करेगा कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन आपको हम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या इसका रीजन आप बच्चे को बोलते हैं? क्या इसका रीजन आप पेशेंट को बोलते हैं? जब आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे, जब आप पेशेंट को समझाएंगे कि ये चीज आपका लेना हेल्दी नहीं है, और फिर भी अगर वो लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी ट्रीटमेंट करना छोड़ देंगे, आप उनको उसका ऑल्टरनेटिव देंगे। वहां एक डॉक्टर का टेस्ट शुरू होता है कि आप उनको क्या चीज ऐसी दें कि उनको फर्क भी पड़े, और साथ ही साथ जो मेडिसिन हैं वो भी काम करें, राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों का, पेशेंट्स का बहुत एक साफ दिल रहना, क्लियर डॉक्टर्स को बताना, और डॉक्टर्स को उनका साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज में। Very right, very right. And Ankita ji, before we move on to the next question, I would like our viewers to share this video with as many as people possible जिनको लगता है कि आज के सेशन में उनको चीजों को लेके क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये कहीं ना कहीं दिल के कोने में हम जानते हैं कि आयुर्वेदा इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट और वेल बीइंग, राइट। एक जो इंडियन हमारा मेथड है, एक साइंटिफिक है, बट समहाउ हमने उसको अपने लाइफस्टाइल में इस तरह से इनहेरिट करा कि हमें वो साइंटिफिक लगता नहीं है, इसलिए शायद हम कहीं अब बिलीव नहीं कर पाते हैं उस तरह से। एक जो वेस्टर्न हमारा इन्फ्लुएंस रहता है हमारे इंडियन माइंड्स पे। तो प्लीज इसको शेयर करिए। हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं डॉक्टर अंकिता के साथ इस चीज के रिगार्डिंग। तो डॉक्टर अंकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे हम कहते हैं कि मीन्स एक आयुर्वेदा जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स रहे हैं, सारी चीजें रही हैं, तो इज इट एक्चुअली अ एविडेंस बेस्ड वे ऑफ ट्रीटमेंट और डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, और या फिर एक सूडो साइंस की तरह हम इसको लेते हैं, या फिर एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, इसकी भी पढ़ाई जैसे आपने करी हुई है, तो उसके बाद हम इसको ट्रीट करना चालू कर देते हैं नॉर्मल लोगों को भी। सर मैं बताना चाहूंगी, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है इस चीज में कि व्हाट इज स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस क्या है, ठीक है, कि आपके बिलीफ हैं, आपकी थ्योरीज हैं कि अप्रामाणिक है, ये काल्पनिक है, ये सब नकली है। अगर ये ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही आयुर्वेद में कुछ होता, तो क्या वो 5000 साल या इतने सालों से हमारे, जो मैंने आपको बताया कि हमारे वेदों में से ये एक उपवेद है, तो क्या ये सरवाइव कर पाता विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी लाइक बेसिस? ऐसा नहीं हो पाता। इट इज लाइक कि हम लोगों को ये बहुत, अगर हमें किसी चीज की सच्चाई नहीं पता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो झूठ है। यू गेटिंग इट? कि हमने बोला कि मैंने कोई चीज देखी नहीं है, ठीक है, मुझे आपने बोला कि जो एक पैरेट है वो ऐसा होता है, लेकिन मैंने पैरेट देखा नहीं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पैरेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि ऑफकोर्स आयुर्वेद जो है वो स्यूडो साइंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके प्रमाण हैं, हमारे टेक्स्ट हैं, एक एक श्लोक है। जैसे कि आपने देखा होगा लॉ में होता है कि लॉ में कोई भी चीज है तो उसका वी हैव लाइक एक लॉ होता है कि इस लॉ के हिसाब से ऐसा होगा। वैसे ही हमारे जो आयुर्वेद में है वो अलग अलग टेक्स्ट डिवाइडेड हैं। सपोज कि हमारी जो शुरू होती है आयुर्वेद, वो ज्वर से शुरू हो गई, उसके बाद हमारा गृहिणी आ गई, ये डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट डिसीज हैं, और इसी के साथ साथ उनकी चिकित्सा भी जुड़ी होती है। तो अगर ये स्यूडो साइंस होती तो ये वर्क नहीं करती। पहली बात तो ये होती ही नहीं, इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाती जो ये 5000 साल से एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा, ये हमारी हिस्ट्रीज में मेंशन्ड है सर। अगर ये हिस्ट्रीज में है, सब कुछ है, इसकी एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं होती अगर ये स्यूडो साइंस होती तो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट ऐसे तो नहीं बने हैं, आयुर्वेद में हर चीज के कॉन्सेप्ट हैं। आयुर्वेद जो है वो पंच महाभूतों की जो है स्टडी है, त्रिदोष की स्टडी है। बहुत टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, पंच महाभूत के बारे में तो हम जानते ही हैं, साथ में त्रिदोष के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है अभी महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, तो उसके चलते बहुत सारे लोगों को पता चल गया है आयुर्वेद के बारे में, एंड दे आर गेटिंग वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो अगर ये सब नहीं होता, त्रिदोष नहीं होते, पंच महाभूत नहीं होते, और अगर ये स्यूडो साइंस होती, तो सबसे पहली बात है कि वो असर नहीं कर पाती। बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं जितना लोग अभी काढ़े के पीछे भागे हैं, शायद पहले कंज्यूम किया होता तो और इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई होती उनकी, और इम्यूनिटी। और अभी मैं ऑफकोर्स मैं हैरान हूँ इस चीज को देख के कि आपको 7 दिन की इम्यूनिटी बोल रहे हैं, 8 दिन की इम्यूनिटी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा इंडियन वे ऑफ जो लिविंग है वो आपकी इम्यूनिटी फर्स्ट डे से आपको देता है। ये मैं आप सब लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो फर्स्ट डे से ही आपको इम्यूनिटी देना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा हुआ 10 दिन के लिए आपने बाहर नहीं लेके जाना है, 14 दिन के लिए बाहर नहीं लेके जाना है, उनको शहद चटाना है या उनको चीजें देनी है। तो देर आर मेनी थिंग्स जो हम बोलते हैं जिसको साइंस हमने के अपनी बारे में। लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया था कि फंक्शंस के थ्रू, जैसे कहते हैं ना कि जो True. अन्नप्राश के जो होता अन्नप्राशन है, इन सारी चीजें। अन्नप्राशन जी। तो उसको हमने अपने फेस्टिवल्स में डाल लिया, तो लोगों ने उसको साइंटिफिक मानना कहीं ना कहीं बंद कर दिया। बंद कर दिया। दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये सारी चीजें जो फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल के साथ साथ ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं। हम्म। ठीक है। सो आज भी मैं डॉक्टर आपको अंकिता, इसमें ये बताइए कि जैसे आयुर्वेदा है हमारा, राइट, और एलोपैथी एक न्यू फील्ड है जिसमें केमिकल इंड्यूस्ड मेडिसिन होती हैं। दोज आर वेरी इफेक्टिव एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट, एंड कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी उसकी बहुत ज्यादा गेन हुई है। बट somehow even the government of India took the initiative, उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट बनाया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करके, जिसपे कि अब आयुर्वेदा पे दोबारा से काम हो रहा है। सो एंड वी आर आई थैंकफुल थिंक फॉर दैट दैट। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आयुर्वेदा ज्यादा इफेक्टिव है या एलोपैथी, तो ये शायद बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग सा क्वेश्चन हो जाएगा, या कह लीजिए कंट्रोवर्शियल भी साथ में उसके। सो व्हाट डू यू से मींस अबाउट बोथ द थिंग्स, मींस बिकॉज यू हैव बीन इन द सेम फील्ड। सर इट इट इज टोटली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। हम्म। अ, कि हमारे पास ये आयुर्वेद और हम एलोपैथी को, अगर इनको आयुर्वेद और एलोपैथी ना बोल के अगर हम इनको एक साइंस बोलें तो वो ज्यादा हम्म। अप्रोप्रिएट रहेगा। यू ओके। गेटिंग इट? कि आयुर्वेद जो है दैट इज एक्चुअली ट्रेडिशनल विजडम। ठीक है। जिसके ऊपर हम राइट। ज्यादा स्टडी, जो हम लोग हमारे आचार्यों ने की, हमारे महर्षियों ने की, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है। राइट। हमारे 3 ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम। तो ये तीनों चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास। और वहीं अगर बात आती है एलोपैथी की, तो एलोपैथी को हम एलोपैथी ना कह के अगर मॉडर्न मेडिसिन कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इम्पोर्टेंस दोनों की ही, चाहे वो आयुर्वेद है चाहे वो मॉडर्न साइंस है, अपनी जगहों पे एसेंशियल है और जरूरी भी है। जब अगर मुझे लगता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं या पेशेंट के बहुत ज्यादा चीजों को नहीं ले पा रहे हैं या सर्जरीज हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा, चाहे मुगल वॉर्स हुए या सारी चीजें उनके अटैक्स हुए, बहुत से हमारे जो ग्रंथ है, तक्षशिला, नालंदा, आपको पता है ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। अगेन वो कॉन्ट्रोवर्शियल चला जाएगा, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगी। लेकिन इनके हम्म। चलते हमारी जो इंडियन प्रैक्टिसेस थी, चाहे सुश्रुत महर्षि की सर्जरी करना हो गया या चरक महर्षि का मेडिसिन देना हो गया, ये सारी चीजें बहुत हद तक जो है वो कम हो गई थी या नष्ट कर दी गई थी। राइट। जी। तो हुआ क्या कि ये जब एरा खत्म हुआ, ये हमारा जो वैदिक एरा खत्म हुआ, उसके बाद हमारा ये मॉडर्न एरा शुरू हुआ। जैसे आपको पता है हम्म। कि वी वर इनटू, लाइक कहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करता था इंडिया और कहाँ चीजें हुई। और आपको पता है कि इंडिया जो है बेसिकली हब था हर चीज का, हर जगह से जी। लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे इंडिया में। जी। तो ये जो सारी चीजें हुई, तो मॉडर्न मेडिसिन भी जो है वो उसने कहीं ना कहीं अपना रूप लिया। और वो एक तरीके से अच्छा भी, क्योंकि उससे रिसर्चेस बहुत हुई। ठीक है। फार्माकोलॉजी चीजें हो गई या हमारी रिसर्च बेस्ड चीजें हो गई, वो हमारे पास एविडेंस में ज्यादा है अभी। तो हम्म। अगर मैं ये कहूँ कि आयुर्वेद गलत है, मॉडर्न साइंस सही है, या मैं ये कहूँ कि मॉडर्न साइंस गलत है और आयुर्वेद सही है, तो ये बहुत ही गलत क्वेश्चन होगा या बहुत ही गलत आंसर होगा मेरा। क्योंकि बिल्कुल। अपनी एंड जगह आई थिंक जो दैट आपने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा, दैट बोथ थिंग गोज हैंड इन हैंड कहीं ना कहीं। है। एंड आयुर्वेदा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करेंगे, देन यू विल नॉट बी नीडिंग द एलोपैथी ट्रीटमेंट इन द फ्यूचर। ट्रू। मैं वही कहूंगी सर कि देखिए, अगर हम इस लड़ाई में लगे रहेंगे ना कि एलोपैथी अच्छी है, होम्योपैथी अच्छी है, आयुर्वेद अच्छा है, तो हम अपने पेशेंट को खो देंगे। राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम, हमारे लिए किसी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा थॉट है, मैं ये नहीं कहूंगी सारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स का ये थॉट है। हमारे फ्रेटर्निटी में बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर बिलीव करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आयुर्वेद और एलोपैथी पे भी बिलीव करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो पेशेंट को बचाना है। अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में जाता है, एलोपैथी और मॉडर्न साइंस इज वेरी गुड इन केस देर आर एक्सीडेंट या फिर बहुत सर्जरीज, इमरजेंसी सर्जरीज हैं या कुछ इमरजेंसी होती है, तो उस केस में देर इज नो डाउट दैट यू हैव टू गो फॉर मॉडर्न साइंस। और जहां आगे आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर,
जहाँ आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जी। वहाँ आयुर्वेद इज द बेस्ट वैसे आपने जो हॉस्पिटल। अभी बात करी, इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी आपने उठाया है अबाउट दिस सर्जरीज। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवन की आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को भी राइट्स दिए हैं कुछ सर्जरीज करने के लिए, जिसके अगेंस्ट में शायद जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं, इवन दे आर नाउ पुटिंग अक्रॉस देयर रिजेक्शन कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, अगर आपको तो इन्फॉर्मेशन है? देखिए, देखिए सोसाइटी में अगर कोई चीज आती है तो उसकी पॉजिटिव लेने वाले लोग भी खड़े होते हैं, नेगेटिव लेने वाले लोग भी खड़े होते हैं। लेकिन हम्म। इम्पोर्टेंस ये है कि क्या हम लोग, जो मेन अभी टॉपिक निकल के आ रहा है कि आयुर्वेद फेडरेटिव वाले बहुत अच्छे खुश हैं कि हाँ ठीक है, हमें वो जो हम जैसे सुश्रुत महर्षि करते थे सारी सर्जरी, हमें वो मौका मिल रहा है। लेकिन जी। क्या हम उसके साथ जस्टिफाई उस चीज को कर पाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में अभी भी ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो कि आयुर्वेद और साथ साथ में सर्जरीज करना, जो कि एक्चुअली एमडीज हैं, ठीक है, मैं जो हूँ मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन जो हम्म। एमडी हैं सर्जरीज करते हैं, उनके लिए ये चीज मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, दे हैव द एविडेंस ऑफ इट, दे डू द सर्जरीज, दे हैव द केस स्टडी ऑफ इट। हम्म। Okay, sir. So they have the case studies of it. यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल, तो इट्स ओके। केस, हमारी जो, हाँ जी, केस स्टडीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें दी गई हैं वो गलत हैं। हम्म। सो यू कैन हियर मी सर? अंकिता जी, इसमें जैसे आपने बताया अबाउट द केस स्टडी एंड एवरीथिंग, एंड जैसे सुश्रुत संहिता या चरक संहिता के बारे में हम मतलब बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो यंगस्टर्स हैं, राइट, जो एक मेडिकल एस्पिरेंट है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, या क्या इसमें आप गाइडेंस देना चाहोगे कि कैसे वो उसको थोड़ा बहुत उसको एक्सेस कर सकें, उसके बारे में जाने, सो दैट इनका इंटरेस्ट बने उस फील्ड में, या जो ये जो आयुर्वेदा की फील्ड है उसमें। तो क्या इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना पॉसिबल है फॉर अ लेमैन, या उन चीजों से सीखना पॉसिबल है फॉर अ लेमैन? फॉर अ लेमैन, सॉरी आई डिडंट गेट यू, फॉर अ लेमैन। फॉर अ लेमैन, और जो आपके जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं, जो 10th 12th के बच्चे होते हैं, जिनको लगता है कि उनको आगे चल के डॉक्टर्स में जाना है, राइट, तो इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ये पॉसिबल है कि वो जो शस्त्रक संहिता है, चरक संहिता है, इसके बारे में वो पढ़ सके कहीं पे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, या जैसे आपने बताया अबाउट दी ऑफ कोर्स सर, देखिए आयुर्वेदिक मैं बताना, आयुर्वेदिक हाँ ट्रीटमेंट जी, केस स्टडीज जैसे आपने बताया है ना, तो उनके बारे में वो कैसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप गाइड करना चाहें इस बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी सर, देखिए जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही जगह अपना एडमिशन लें, सही डॉक्टर्स की गाइडेंस में पढ़ाई करें, और उनको जो प्रॉपर आयुर्वेद है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी उनका, देखिए जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब एडमिशन लिया, तो इट वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये चीजें नहीं पता है, वो चीजें नहीं पता, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट। क्योंकि हम आते हैं चीजों को पढ़ के, हमने बायोलॉजी पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन हम संस्कृत एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ते हैं। तो अचानक से अगर हमें ये कहा जाए कि आप संस्कृत में सब कुछ पढ़िए और सब कुछ कीजिए, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हर एक वर्ड में, हर एक श्लोक में आयुर्वेद के मीनिंग छुपा हुआ है। तो उस मीनिंग को, उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता, एक प्रॉपर लेक्चरर की आवश्यकता, प्रॉपर टीचर्स और सीनियर्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो यंगस्टर्स को तो मैं यही कहूंगी कि जब भी आप आयुर्वेद अपनाते हैं या आयुर्वेद में आते हैं, और अगेन जब मैं कहूंगी कि आयुर्वेद आपको चुनता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐसी जगह पे जाएं जो कि ऑथेंटिक जगह है, जहाँ पे आप प्रॉपरली चीजों को समझ सकते हैं। और जहां तक बात आई लेमैन की, तो हम लोग अफकोर्स ये आपको बताना चाहेंगे कि जैसे रिसर्चेस हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है। तो सारी चीजें, अगर संहिता पढ़ना चाहते हैं, चरक संहिता पढ़ना चाहते हैं, या हमारा अष्टांग हृदय में ग्रंथ होता है जो कि प्रिसाइज्ड है कंपेयर टू चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, तो आप एक जनरल नॉलेज के लिए काम भी करना एक उनको वो पढ़ सकते हैं। छोटी एंड वाली ब्रेड हाँ लेना जी, 15 मिनट। हाँ जी सर। जी। जी अंकिता जी। सो ये जो आपने चीज बताई, राइट, मीन्स ये बहुत ही रेलेवेंट भी है कहीं ना कहीं एक्सेस करने के लिए, उसको उनकी लैंग्वेज में समझाना चीजों को लेके, मीन्स जैसे कि थोड़े टाइम पहले, मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने देखा था कि उस टाइम पे एरोबिक्स जो है, राइट, वो बड़ा क्रेज में था। फिर एरोबिक्स के बाद में स्वामी
यू नो रामदेव जी केम, फिर वहां से योगा का क्रेज उन्होंने करा, क्योंकि वो एक कॉमन आदमी के प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने बात करी, अवेयरनेस उनको लेकर वो लेकर आए चीजों में, है ना। तो सिमिलरली अभी सदगुरु हैं, सपोज तो ही आल्सो एडवोकेट अबाउट द इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड एवरीथिंग, या प्रैक्टिसेस के बारे में भी वो बताते हैं। एंड एक जो माइंडसेट का बड़ा इशू है इंडिया में, हमने देखा है मीन्स की सेम चीज जब यहाँ से सीख के वेस्टर्नर्स करते हैं और वापस वो घूम के इंडिया आती है, देन वी एग्री विद एवरीथिंग। बट यहाँ पे जब हमारे ही जो आसपास के लोग होते हैं, जब उसके बारे में बताते हैं कि आप ये करिए, तो उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? द मेन थिंग अबाउट इट इज सर की अवेयरनेस। अवेयरनेस हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है और चीजों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमें बाहर से कोई आके कुछ कहेगा फिर हम उस चीज को समझेंगे, वो चीज गलत है। हमारे पास चीजें हैं समझने के लिए, हमारे पास ग्रंथ हैं, हमारे पास लोग हैं, लेकिन आपको वो सही जगह पे अप्रोच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज का वेट मत कीजिए कि कोई अवतार आके आपको कोई कुछ बताएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है आप चीजों को जानते हैं उनको पढ़िए। चीजों पे ऐसे विश्वास मत कीजिए। जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, जो प्रॉपर ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद चाह रहे हैं, जो योगा चाह रहे हैं, आप उनके पास जाइए और चीजों को सीखिए। एक ग्लैम की दुनिया में कि वेस्टर्नाइज होके फिर चीजें आपके पास आए तो वो गलत है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ट्रेडिशन को, अपने इंडियन कल्चर को, और जो आप चीजें फॉलो कर रहे हैं दिन ब दिन वो ऐसे नहीं होती हैं। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, स्पेशली इन इंडिया। जो भी चीजें फॉलो होती हैं आइदर वो खाने से रिलेटेड हैं, आपके रहने से रिलेटेड हैं, या आपके पूजा से रिलेटेड हैं, कोई भी चीज एक्स वाई जी कोई भी चीज है, वो सारी चीजें जो हैं वो टोटली साइंटिफिक बेस्ड हैं और आपको उन्हें अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी कि आपने देखा होगा कि हिंदू संस्कृति में और वैसे भी यूजुअली भी इंडियन सिस्टम में कड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इन चीजों को। तो ये हम ऐसे नहीं पहनते हैं। एवरीथिंग इज साइंटिफिक। हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हाथों में, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी मेंसेस साइकिल को रेगुलर रखने के लिए। इसीलिए ये बैंगल्स आपके हाथों में पहनने के लिए कहा जाता है। या ऐसे बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो जगह जगह हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो कल्चर है, इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, किसी के बारे में नहीं, लेकिन जो हमारा ये बेसिकली जो धर्म है और सब कुछ है, ये सारी चीजें जो है टोटली साइंटिफिक है। तो जो भी आप फॉलो करते हैं या जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, इट इज टोटली साइंटिफिक। थैंक यू सो मच अंकिता जी। अंकिता जी, एक क्वेश्चन आ रहा है दैट प्लीज डू लेट अस नो हाउ टू वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी। वन ऑफ माय नोन वन हैज दिस साइनसाइटिस इशू एंड सीजनल एलर्जीज, व्हाट वन शुड डू अबाउट इट? मैं बताना चाहूंगी, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए इम्यूनिटी जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं डेवलप होती है। ठीक है। इम्यूनिटी राइट। डेवलप होने के लिए हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो हम आयुर्वेद में कहते हैं कि वो 7 स्टेजेस से होके निकलता है, उसके बाद हम्म। आपकी इम्यूनिटी बनती है। और वो 7 स्टेजेस से अगर हम होके निकल रहे हैं तो वो आसान नहीं होता है। उसके लिए आपके हर चैनल बॉडी में ओपन होना बहुत जरूरी है। आपका डाइजेशन जो है वो ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा अपने डाइजेशन पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आयुर्वेद कहता है कि सिर्फ आपको बीमारी पे नहीं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है आयुर्वेद में जो कहता है कि स्वास्थ्य जो है, जो स्वस्थ है उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर है, जो बीमार है, उसके हमने विकार को दबाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों चीजों में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने सबसे पहले तो उन चीजों को अवॉइड करना है जो कि आपके इन लक्षणों को बढ़ाती है। जैसे साइनसाइटिस आपने कहा, तो साइनसाइटिस में ये होता है कि जब आपको हवा में एक्सपोजर हो रहा है, या आप ठंडी चीजें खा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा जो ऐसी चीजें खा रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इट गोज एंड गेट लॉजेस इन योर कैविटीज। जो साइनस हमारी कैविटीज होती हैं उनमें जाके लॉज हो जाता है। तो वो कैसे जी। होता है कि हम अनटाइमिंगली या हवा में निकल रहे हैं, या हम ऐसा आहार विहार ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हमें कोल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उन चीजों से बचना, उन चीजों को अवॉइड करना।
सेकेंड चीज है आपकी मेडिकेशन लेवल पे जाना। आप जब भी अप्रोच करें आयुर्वेद में, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स या क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य के पास ही अप्रोच करें, जो कि आपको चीजों की सही गाइडेंस देंगे। किसी भी चूरन पुड़िया या खुली चीजों को प्लीज मत अपनाइए। ये मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रॉपर ऑथेंटिक आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास जाइए, वहां पे जाके प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए। एंड थर्ड चीज होती है आपको अपने आहार और विहार पे काम करना, जिसमें कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। एंड साथ ही साथ आपका जो मेंटल लेवल है, अपने आप को रिलैक्स्ड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि आयुर्वेद इज नॉट अबाउट द ट्रीटमेंट या नॉट अबाउट द मेडिकेशंस, इट इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ योर माइंड बॉडी एंड सोल। जी सर। So much, Dr. Ankita, to clarify all the points very informative manner. And जैसा कि आपने बताया कि जो इम्यूनिटी है, राइट, ये पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। और इवेंटिस के लिए आपने चीजें बताई कि यू हैव टू बी वेरी, आप कहाँ से मेडिसिन या किस तरह से आप, राइट। तो सिमिलरली क्या ये चीजें और भी जो सीजनल जो इलनेस होती हैं, सीजनल जो डिफिशियंसीज होती आती है ये? मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि देखिए, स्पेशली आयुर्वेद में इसके लिए एक चैप्टर डेडिकेटेड है, जिसको हम कहते हैं दिनचर्या और ऋतुचर्या, जिसमें कि बहुत वाइडली बताया गया है कि किस प्रकार से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए और किस प्रकार से आपकी ऋतुचर्या होनी चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है सर, कि दिनचर्या की सुबह से जब आप उठते हैं तो किस प्रकार से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, राइट। कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आपको दंत धावन करना चाहिए। अफकोर्स ये चीजें आजकल हम लोग, हमारे लिए अगेन वो पेप्सोडेंट हो गई, कोलगेट हो गई, या हमारी जो पेस्ट हो गई, हम वो यूज करते हैं। लेकिन अफकोर्स पहले जमाने में आपने देखा होगा कि नीम की लकड़ियां ली जाती थी, या अलग अलग प्रकार की लकड़ियां ली जाती थी, जो कि दातुन के लिए की जाती थी। तो इन सारी चीजों पे वापस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि हम इंडियंस इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट फॉरेन में मॉडर्न जो हमारा जो एरा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, वो स्पेशली ये इनका यूज कर रहे हैं। दे आर सेलिंग इट इन द सुपरमार्केट्स। वो लोग इन लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इंडियंस क्यों नहीं कर सकते हैं इन चीजों को, जबकि ये तो हमारी संस्कृति में रहा है। तो इन चीजों को अपनाना बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कि हम अपने दिनचर्या किस प्रकार से फॉलो करें और हमारी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए। हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतुओं को किस प्रकार से उसमें हमारा खाना होना चाहिए, कि कैसा खाना होना चाहिए, वो बहुत ही वाइडली मेंशन्ड है। तो उसको आप चाहें, अगर अवेयरनेस चाहते हैं, तो हमारे अष्टांग हृदयम में सेकेंड और थर्ड चैप्टर है, जो इस बारे में बहुत ज्यादा जो है वास्ट वे में मेंशन करता है कि आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करें और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन रखें। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी जी जी, डॉक्टर अंकिता, सो थैंक यू सो मच। आपने जो प्रश्न आ रहा है हमारे पास, कि डाइजेशन इश्यूज या जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, तो उसको कैसे वो बेटर कर सकते हैं। आई थिंक जो आपने अभी, है ना, और दिनचर्या हम अपनी, अगर हम सुधारें अपनी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे ट्रू काम हो ट्रू। सकता है। तो उसके लिए आप क्या देखिए सर, सजेशन आज देना चाहेंगे अभी? आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई है, राइट। तो डाइजेशन का इशू बहुत सारे लोगों को होता है, मतलब एक या दो को नहीं, बहुत सारे लोगों को होता जी। है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस से दूर रहें। अपना मॉर्निंग आप किस टाइम उठते हैं, आप प्रॉपरली वाटर इनटेक कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें तो नहीं खा रहे हैं जो आपके डाइजेशन को हार्म कर रहा है, रात को आप बहुत लेट नाइट तो नहीं सो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो डाइजेशन रिलेटेड इशू को बढ़ाती हैं। जंक फूड खाना बढ़ाता है। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि अगेन आप अपनी रूट से जुड़िए, अगेन आप इंडियन सिस्टम पे आइए, सुबह उठिए, आपका जो व्यायाम का वॉक का जो तरीका है वो कीजिए, घास पे चलिए। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेड हो गया या पिज्जाज हैं, ये सब प्लीज अवॉइड कीजिए। आपका जो नॉर्मल खाना होता है वो खाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में है कि स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सर आपके केस में, जिनको डाइजेशन इशू आ रहा है। और बाहर की चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाहर की चीजों को। तो एक चीज जो अभी हमने रिसेंटली देखी है कि पैकेज्ड फूड जो है उस पर रिलायबिलिटी लोगों की बहुत बढ़ गई है। मैं भी जैसे दिल्ली में अकेला रहता हूँ, सो बहुत बार ऐसा होता है कि खाना बनाने की जगह आई रिलाई ऑन ब्रेड एंड तो क्विक ये इस क्विक सर्विस। जो जनरेशन में चीजें चल रही हैं इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम, यस, क्विक सर्विस का की होता है ना कि जल्दी हमें ऑफिस जाना है, सुबह सुबह सकता है, जो पैकेज फूड है वो जल्दी बन जाता है। वो जल्दी तो बन उस जाता है। चीज को अवॉइड करना देखिए चाहेंगे बहुत या कुछ सिंपल है ऐसी चीजें सर, होंगी जो देखिए। ऑब्वियसली फटाफट बन जाती होंगी बट हमें लगता है कि ये ज्यादा ही। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो मैं आपको इसके बारे में यही बताना चाहूंगी कि सर, जल्दी बनने वाली चीजों में तो दलिया और खिचड़ी भी आती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि सिर्फ मरीजों के लिए खाना होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसको अच्छा बनाना हमारे हाथ में भी होता है, उसको न्यूट्रिशनल बनाना। वही अगर खिचड़ी, अगर उसमें सब्जियां डाल के आपको सर्व की जाएंगी तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैक्ड फूड हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और ये केमिकल्स आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि क्विक चीजें आप बनाइए, लेकिन क्विक चीजों में कैसे क्रिएटिविटी अपनी लाइए उस खाने को बनाने में, जो कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बन जाए और आपको ऑफिस जाने में भी परेशानी ना हो। वो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। सर डॉक्टर अंकिता, एक और चीज है, मीन्स इट इट जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस करी हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल है अवेयरनेस का। राइट, मीन्स जहाँ पे हम सारे के सारे एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग या बड़ी कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो है उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। मीन्स आज की तारीख में सबको लगता है दैट प्रिपेयर्ड इन 2 मिनट्स, जबकि शायद ही कोई ऐसा इंसान है कि 2 मिनट में बनती होगी। सिमिलरली कोक हमें कहा कि ये रिफ्रेशिंग होता है या ये बड़ा टेस्टी होता है। तो अवेयरनेस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अपनी रिसर्च कहीं ना कहीं खुद करने, ऑफ कोर्स सर, कितना मैं उनके यही लिए कहना इफेक्टिव चाहूंगी है? आपको हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर। हाँ प्लीज गो अहेड। मीन्स अच्छा। तो मेरा मैं यही कि आपको मीन्स बताना कैसे वो चाहूंगी अपने कि आप को सर अवेयर देखिए। रखें कि जो भी वो तो हाँ वो। जी, मैं यही बताना चाहूंगी सर कि देखिए, इस केस में आपको जी मार्केट में अंकिता 10 चीजें मिलती हैं। जी। आपको मार्केट में 10 चीजें मिलती हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीजें आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो चीजें आप घर पे ले सकते हैं, वो दी बेस्ट कही जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप खा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, हम्म। क्योंकि आजकल लोगों में बहुत अवेयरनेस इतनी आ चुकी है, 50% मैं कहूंगी आ चुकी है, और 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इन चीजों को टचअप नहीं कर पाए हैं, या अनफॉर्चुनेटली हम उनके पास नहीं पहुंच पाए हैं, या वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए हैं। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन आगे 10 लोगों को ये अवेयरनेस जरूर दे कि किस प्रकार से आपको खाना चाहिए। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको सिर्फ दवाइयां लिखने के बजाय हम उनको एजुकेट करें। तो जब हम एक पेशेंट को सही तरीके से एजुकेट करते हैं, तो वो आगे जाके 10 लोगों को और एजुकेट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या किसी भी इस प्रकार की मार्केटिंग में ना फंस के एक प्रॉपर, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, संहिता उठाइए, सुश्रुत संहिता उठाइए, चरक संहिता उठाइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपकी पढ़ने की आदत शायद वापस आ जाए। आपका फोन आपके हाथ से छूट जाए और आपके पढ़ने की आदत वापस आ जाए। तो वो पढ़िए। वो हमारी एविडेंस बेस्ड है, वो हमारी चीजें बहुत जो है क्लियरली उसमें सारी चीजें मेंशन्ड हैं। तो वो आप फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती, तो अगेन मैं कहूंगी कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए। कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको फेसबुक पे मिल जाती है, जो कि नुस्खे मिल जाते हैं, घर के वैद्य मत बनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज वेरी लाइक एसेंशियल नाउअडेज कि किसी भी चीज पे आंख बंद करके अपनी बॉडी में उसको आप अपनाइए मत।
यूजुअली होता है। इवन मेरे पेरेंट्स के साथ भी होता है, वो बहुत सी चीजें देखेंगे और हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। यू नीड द प्रॉपर गाइडेंस फॉर टेकिंग एनीथिंग इन इन योर ईटिंग हैबिट्स, राइट? इन योर सिस्टम, राइट। एंड स्पेशली फेसबुक पे या कह लीजिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि काफी सारी इसीलिए सर। गलत इन्फॉर्मेशन भी अंडर दी बैनर ऑफ आयुर्वेदा वो देते रहते हैं नुस्खों के, या एक अनऑथराइज या अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस उनमें चलती रहती हैं। तो इसके लिए मीन्स आई थिंक दैट पीपल हैज टू बी मोर अवेयर, अवेयरनेस एंड देखिए जो सर, हम ट्रस्टेड बहुत से रिसोर्सेस डॉक्टर्स हैं हैं जो अपनी इस चीज रिसर्च में करने के काम कर बाद रहे हैं। तभी उन चीजों पे हाँ अप्लाई जी, हाँ करें। जी। हाँ जी, तो बहुत से डॉक्टर्स हैं जी जो हम काम कर रहे जी। हैं। हमारे इंडियन अभी आयुष मंत्रालय जो है इस चीज में काम कर रहा है। दे आर रिलीजिंग द पोस्टर्स टू स्प्रेड द अवेयरनेस, कि आपने पढ़ा होगा हम्म पीछे किस प्रकार से आपने गिलोय का काढ़ा बनाना है, या किस प्रकार से आपने एक मेथड सुना होगा जिसे हम नस्यम कहते हैं, या पुराने जमाने में उसे नस्वार कहते थे, कि आप अपने दोनों नाक में जो है हम्म ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या आपने सुना होगा कि बादाम रोगन डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वापस हमारी जो एंशियंट टेक्निक्स थी, एंशियंट चीजें थी, वो वापस आ रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेन कोई भी चीजें ऐसे फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बादाम रोगन मेरे केस में सही हो, आपके केस में सही ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका बॉडी जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट, एंड वी गो अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर। हम लोग ऐसे ही कोई चीज को ना अपनाएं। आई थिंक दैट वी हैव फेस सम टेक्निकल ग्लिच एयर। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे आप बताते हैं कि सबके लिए कुछ हर कोई चीज फिजिबल नहीं होती है ना। और जैसे बादाम रोगन के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे, वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगी सर, देखिए कि हर बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, सबका सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आयुर्वेद के अनुसार बात कर रहे हैं, हमारा पंच महाभूत का सिद्धांत होता है कि हर जो चीज है जो इस वर्ल्ड में है, ये सब पांच महाभूतों की बनी हुई है। और उसी में हमारे तीन दोष होते जी। हैं, और उसी प्रकार से हमारी प्रकृतियां होती हैं हमारी बॉडी की। तो हम उन प्रकृतियों के हिसाब से ही उन हर्ब्स को उस बॉडी में लें जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि एक पेशेंट है, वो बहुत ज्यादा उनको ठंड महसूस होती है, और अगर हम उन्हीं में बादाम रोगन देना शुरू कर दें तो उनकी ठंड बढ़ सकती है। तो किसी भी हम्म। चीज पे अंधविश्वास मत कीजिए, चीजों को समझिए और फिर उसको अपनाइए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको मत अपनाइए, टेस्टिंग मत कीजिए अपने ऊपर। एंड डॉक्टर अंकिता, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, एंड शायद बहुत सारे और लोगों का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। पहले जो डॉक्टर्स होते थे, मीन्स मेरे भी बर्थ इनिशियल चाइल्डहुड डेज में या उसके पहले के, वो नाड़ी देख के सारी बीमारियां बता देते थे कि इनको हार्ट की है या किसी और चीज की है। और वो जो साइंस है या कीजिए वो जो एक आर्ट है, वो अब गायब ही हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कहाँ है, और ये आपने भी जैसे इस चीज की पढ़ाई करी हुई है, तो ये कैसे इसके बारे में हम जान सकते हैं ज्यादा। सर देखिए, जो नाड़ी परीक्षा होती है, अगेन वो एक तरीके की तपस्या होती है। ठीक है, इसको हम एक या दो दिन में या तीन दिन में चीजों को नहीं अपना सकते। इसको सीखने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में सालों साल लग जाते हैं। और उसके लिए आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सिर्फ मुझे अपनी बॉडी को समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब मैं किसी की नाड़ी परीक्षा कर रही हूँ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं काम रहूं, और सामने वाला जिसकी मैं नाड़ी परीक्षा करूंगी उसको काम हम्म। रहना, उसकी सेंसेस हैं उनको स्टडी करना आना चाहिए आपको।
तो देखिए कि नॉर्मल अभी के लिए हमारे सेंसेस जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारी सेंसेस उतनी जो होनी चाहिए वो नहीं है, राइट। कि पहले जो महर्षि थे या पहले जो ऋषि थे हमारे, उनकी सेंसेस बहुत ज्यादा थी सर, वो ग्रास्पिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे एज के साथ हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती गई, सारी चीजें होती गई, तो इससे हमारी चीजों को पहचानने की क्षमता कम होती गई। तो अभी भी अगर हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार से नाड़ी की गति को देख के, हम उस नर्व की गति को देख के ये पहचान पाए कि आपका कौन सा दोष एग्रेवेटेड है, आपने किस प्रकार का खाना खाया है, और किस प्रकार का आपका जो खाना है हमें अवॉइड करवाना है, कि आपको क्या आगे रिकमेंडेशन देने हैं। तो ये अफकोर्स होता है, नाड़ी परीक्षा की जाती है, और ये खाली पेट जो है ज्यादातर की जाती है सर। और अगेन ये भी साइंटिफिक बेस्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आयुर्वेद में, जो कि वो समझाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल और ज्यादा बिल्कुल, समझाऊंगी आई तो वो टोटली बहुत अंडरस्टैंड। एक ज्यादा तरीके से कह टेक्निकल हो लीजिए कि जाएगा। 4-5 साल की पढ़ाई वो को। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो राइट, जाएगा और आप लोगों को समझ में मतलब भी जो नहीं अपनी आएगा डिग्रियां वो। करी हैं उसको केवल 1 घंटे में बताना, इट्स वेरी हार्ड। इट्स वेरी ट्रू। जी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आई हमारा, जो ठीक है। इसकी को हम नेचुरोपैथी या कह लीजिए एक और होम्योपैथी, उनसे डिफरेंट है या ये सब सामंजस्य में चलता है एक दूसरे के? ये थोड़ा एक अवेयरनेस सर, के लिए हम हाँ, क्वेश्चन मैं जानना आपको चाहें इस चीज का। इस बारे में भी बताना चाहूंगी सर। देखिए कि अगेन ये साइंसेस हैं, डिफरेंट साइंसेस है, जिनका जो एक अल्टीमेट गोल है वो पेशेंट को सही करना है, राइट। लेकिन आयुर्वेद जो है वो विश्वास करता है प्रिवेंशन में, कि हम पहले चीजों को बचाएं, हम अपना वे ऑफ लिविंग सही करें, हम अपना रहना सहना पहले सही करें, जिससे कि हम हमें बीमारियां होंगी ही नहीं। लेकिन अगर बीमारियां हो जाती हैं तो किस प्रकार से हम उसको शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा से सही कर सकते हैं। और शमन चिकित्सा में आता है कि किस प्रकार से आप इंटरनल मेडिकेशन ले सकते हैं, और शोधन चिकित्सा में आता है कि किस प्रकार से आप पंचकर्मा करवा के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आयुर्वेद की चिकित्सा। वहीं अगर हम बात करें क्या होम्योपैथी डिफरेंट है, होम्योपैथी में सर देखिए कॉन्सेप्ट, मैं बहुत ज्यादा तो अगेन इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट। लेकिन ऑफकोर्स मैं ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी में जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हमें पॉजिटिव फैक्टर पकड़ा जाता है। सपोज आपको कोल्ड हुआ तो आपको कोल्ड किस चीज से हुआ है, तो उस चीज को ही थोड़ा थोड़ा देके बॉडी में उस बड़ी चीज को खत्म किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि लोहा ही लोहे को काटता है, राइट। तो उसी प्रकार से जैसे कि हम जी बड़ी जी चीजें, जी। अगर कोई बड़ी बीमारी आती है तो उसी प्रकार से वो छोटी बीमारी का एक स्वरूप जो है वो पेशेंट में दिया जाता है, और अगेन उनकी बीमारी जो है वो सही की जाती है। जैसे आपने बचपन में भी देखा होगा, हम लोगों को बहुत शौक होता है जब हमारे कोई बड़े होते हैं, वो टिंचर फॉर्म मेडिसिन लेके आते हैं, व्हाइट कलर की गोलियां लेके आते हैं, तो हम लोगों को बहुत शौक होता था कि क्या खा रहे हैं, तो मीठी गोलियां हमें भी दीजिए। तो ये चीजें जो हैं ये एक डाइल्यूटेड फॉर्म में पेशेंट को दी जाती है। और अगर हम बात करें नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी जो है बेसिकली वो फॉलो करता है नेचर को, कि नेचर के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि आयुर्वेद में हम मेडिसिन हर्बल फॉर्म में या मिनरल फॉर्म में देते हैं, लेकिन जो नेचुरोपैथी है वो हमारी जितनी भी चीजें प्रेजेंट है हमारे पास, एयर है, अर्थ है, इन सारी चीजों को यूटिलाइज करके, चाहे वो हमें किस फॉर्म में देना है, गर्म फॉर्म में मिट्टी को लगाना है या ठंडे फॉर्म में लगाना है या पानी इस तरीके से देना, तो वो चीजों को फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ट्रीटिंग द पेशेंट। तो ये चीजें हैं। और वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इनसे थोड़ा सा हटके सिर्फ आपको ये कहता है कि अपना वे ऑफ लिविंग करेक्ट करें, अपना जीने का तरीका जो है वो सही करें। वेरी वेल सेड, डॉक्टर अंकिता। सो डॉक्टर अंकिता, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे में अवेयरनेस हुई, बहुत सारी जानकारी मिली। एंड आई वुड लाइक एवरीवन एंड एवरी व्यूअर जो कि ये देख रहे हैं, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू डॉक्टर। अपनी प्रोफाइल पे इनकी डिटेल्स शेयर करेंगे, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, वील गेट इट एड्रेस्ड।
डॉक्टर अंकिता, बिफोर वी लीव फॉर द डे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को फॉर दी वेल बीइंग, स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड डेज चल रही है एंड दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ? बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगेन मैं कहूंगी भी किसी भी चीज, किसी भी मार्केटिंग के पीछे मत जाइए। जो चीजें आपके लिए सही है पहले उसको समझिए फिर उसको खाइए। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्रॉपर पर्सन को अप्रोच कीजिए उसके लिए। दूसरी चीज, योग, प्राणायाम, प्रकृति से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने नेचर से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी रूट से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेचर से जुड़िए तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे जो आर्टिफिशियल हैं, जो पैक्ड हैं, या आप ऐसे खाने के पीछे भागेंगे तो अल्टीमेटली वो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गो बैक टू योर रूट्स एंड देन स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में जो भी विचार हैं वो बाहर जरूर लाइए, उनको बोलिए जरूर, राइट। होपफुली आप सुन पा रहे हैं सर मुझे। जो यस यस, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सो डॉक्टर पे जो मैं आपकी बात से समझा वो यही चीज कि जैसे कि सोल एंड माइंड, राइट? तो माइंड को भी कहीं ना कहीं रखना भी उतना ही एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट। अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए। एंड ट्रू। लास्ट जो ऑडियंस से क्वेश्चन आया है, ये आया है डॉक्टर अंकिता कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो किसी को तो कैसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? जैसा कि आप शायद अभी चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? सो इफ समवन वांट टू रीच यू फॉर द कंसल्टेशन, हाउ वुड दे रीच यू? कैसे वो पहुंच सकते हैं आप तक? मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर फिलहाल जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ, हमारे बहुत से सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इन चीजों में लगे हुए हैं पेशेंट्स को सही करने में, चाहे वो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, वो किडनी के डिसीजेस हैं, कैंसर के डिसीजेस हैं, या हम अभी जैसे मैं न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैंडल कर रही हूँ, एपिलेप्सी के हैं। तो ऑफ कोर्स इफ दे वांट टू रीच अस आउट, तो हमारा रिस्ट पुश चैनल है यूट्यूब पे, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7222006006 पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और अपनी किसी भी बीमारी का चाहें तो हमसे जानकारी ले सकते हैं। और हम जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं आयुर्वेद के माध्यम से, हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबको जो रिक्वायर्ड जानकारी है वो जरूर दे सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकिता फॉर योर वैल्यूबल टाइम जो आज हम आपने हमें दिया। एंड दूसरा, टू ऑल आवर व्यूअर्स, हम डॉक्टर अंकिता की डिटेल्स एंड उनके पेज की एंड हॉस्पिटल की डिटेल्स हम अपने पेज पे शेयर करेंगे। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी गुड हॉस्पिटल बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़ जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर अंकिता। एंड आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, अपनी चीजों पे क्लैरिटी ले सकते हैं। बट लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि डॉक्टर अंकिता ने कही थी कि आप खुद भी अगर सही होना चाहें तो आपको इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को चेंज करने का आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए काम करेंगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकिता फॉर द वंडरफुल सेशन। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. So, and to all our audience, thank you so much everyone for staying with us. Please put across your questions, your queries, and share this video with as many as people as possible. Thank you so much.